नमस्ते एवरीवन। आज की क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लासों में विशेष समाकलन, उसी को ही हम आगे पढ़ते हैं। यदि हमें विशेष समाकलन में जो q है वो एक्स वी यानी ऐसे दिया हो, q इक्वल टू क्या दिया हो x और v, जहाँ v क्या हो x का फंक्शन हो, यानी x का फलन हो, तो पी कैसे निकालते हैं हम लोग, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना 1/f(d) और यहाँ पे q ऐसा ही करते हैं। यहाँ पे q का मान क्या है xv, अब ये वाला है तो इसे कैसे लिखेंगे हम, सॉल्व करने के लिए ऐसे लिखेंगे, तो इसे हम हल करने पे के लिए ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक एक्सरसाइज लेते हैं और उसमें डिस्कस करते हैं। तो आज की फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं हम। हमें ये तो क्या है हमारा एफ डी है ना, और ये टोटल क्या है क्यू है या नहीं। तो अब किसी भी अवकल समीकरण का हल निकालने के लिए हम व्यापकल कैसे निकालते हैं, व्यापकल के लिए हमें क्या क्या चाहिए, जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें चाहिए ऐसे y इक्वल टू सी एफ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी पूरक फलन प्लस पी आई, दो चीज़ें निकालनी होती है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए क्या, वही एक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो एफ डी है ना उसमें डी की जगह यम रखते हैं। देखो यहाँ पे हल दी गई अवकल समीकरण की एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे डी की जगह एम रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए देखो ये एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये m द्विघात समीकरण है, इसके मूल निकाल सकते हैं। तो सोल्व करने के बाद m के क्या मान आएंगे, m माइनस 1 का स्क्वायर के बराबर है या नहीं, ये देखिए देखो इतना सा तो आपको आता होगा। अब m माइनस 1 को बराबर 0 करेंगे तो m के दो मान आएंगे, m बराबर 1,1 ये आया। अब इसके लिए सी एफ कैसे लिखेंगे, दो मूल समान है ना यहाँ पे, अब दो मूल समान हो तो उसका सी एफ कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं क्या, देखें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखो बच्चों, C1 प्लस C2 जिसका नाम है न्यूरॉन ब्रैकेट फिजियोलॉजी क्लॉज, एंड मसल। और यहाँ पे e की घात क्या आता था, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे न्यूरॉन m आता था और m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, टॉपिक होगा अपना न्यूरॉन, तो e की घात x, ये हुआ हमारा CF। अब हमें क्या निकालना है PI, इसे समीकरण नंबर 1 दे दो, जहाँ पे C1 और C2 क्या है स्वेच्छ अचर हम लिख चुके हैं और आपको ध्यान भी रखना है, कई क्वेश्चंस में हम लिखे, यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ एक बार और। अब इसका क्या निकालते हैं हम, PI, PI इक्वल टू क्या होता है 1/f(d) और यहाँ पे Q, हमारा FD क्या है, यही था ना FD, d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, यही था या नहीं था, और Q का मान क्या था, देखिए देखो ये x sin x, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था
यदि Q कैसा हो, ये वाली फॉर्म बन रही हो ऐसी, तो उसे कैसे लिखते थे? ऐसा लिखने के लिए बोला गया था ना, x माइनस 1 अपॉन एफ डी, और यहाँ पे एफ डैश डी। एफ डैश डी का मतलब क्या है? जो डी वाला फंक्शन है उसका डी के सापेक्ष अवकलन, और इसके बाद 1 अपॉन एफ डी और v, ऐसा था। तो इसके लिए लिखते हैं हम यहाँ पे x माइनस ए एफ डी की जगह, ये तो ऐसे कैसे आएगा, नहीं आएगा, देखिए ये वाला, तो लिखो इसे डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, ये तो एफ डी। अब इसका अवकलन डी स्क्वायर का डी के सापेक्ष 2d का सिर्फ -2 आएगा, नहीं आएगा, तो अवकलन में डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये 2d हो गया इसका, तो डी स्क्वायर का, तो और 2d का -2, 1 का 0 हो ही गया, और यहाँ पे एफ डी ऐसे कैसे, तो एफ डी का मान लिखूंगा मैं यहाँ पे, यहाँ पे x को छोड़ने के बाद जो बचेगा ये v है हमारा, तो sin x बचा ना, तो sin x लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, देखिए क्या आता है। ये x ऐसे के ऐसे ही, ये पूरा का पूरा ही d-1 का होल स्क्वायर है या नहीं, है ना, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी d-1 बचेगा, ये 2 कॉमन लिया, ऊपर बचा d-1 और नीचे क्या हुआ, d-1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे d-1 की घात 1 है, नीचे घात 2 है, तो एक घात कट हो जाएगी इससे, और यहाँ पे हम लोगों ने साइन के फलन में देखा था कई बार, क्या देखा था कि जहाँ पे साइन x और cos x दोनों हो, तो डी स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करते थे, यहाँ पे a बराबर क्या आ रहा है, इसे हम साइन ax बराबर साइन x से कंपैरिजन करें तो a बराबर क्या आया, 1 आया, नहीं आया। अब a बराबर 1 आया, और ऐसे क्वेश्चंस को हम सोल्व करने के लिए क्या करते थे, डी स्क्वायर की जगह क्या रखते थे, -a², ऐसा ही रखते थे ना। अब डी स्क्वायर की जगह -a², तो a का मान 1, तो यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, -1। देखिए रखो यहाँ पे d की जगह -1, ये डी स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट किया, फिर उसके बाद -2d प्लस 1, और ये साइन x, -1 से +1 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप क्या आया, देखिए देखो ये है ना, ये x माइनस 2 डिवाइड बाई d-1, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई -2d, और साइन x, 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल होता है ना। d यहाँ पे क्या है, 1/d को हम क्या करते हैं, ये d किसका फलन है, d किसके लिए संकारक है, x के लिए है ना यहाँ पे, तो इंटीग्रल में होता है इसका मतलब 1/d का मतलब। तो साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, बताओ।
तो साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है ना। ऐसा कुछ ही है। ये देखो अब अंदर करते हैं इसे मल्टीप्लाई, तो x के साथ तो क्या हो गया x cos x डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 2 से 2 कट हो गया, 1 अपॉन डी माइनस 1 cos x, ऐसा हुआ ना। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये तो हुआ x cos x डिवाइड बाई 2, यहाँ पे d माइनस 1 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसे d स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे हमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इससे, ये d माइनस 1 है 1 अपॉन, और ऊपर नीचे हम इसे d प्लस 1 और d प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे क्या चेंज हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा d प्लस 1 और नीचे क्या होगा d स्क्वायर माइनस 1, और d स्क्वायर माइनस 1 हुआ। देखो यहाँ पे ये ऊपर तो हो गया d प्लस 1, नीचे d स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे a बराबर क्या है 1, और d स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना है माइनस a स्क्वायर, यानी माइनस 1, यही रखना है ना। तो d स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना है माइनस 1, और यहाँ पे यही cos x। तो हम क्या करेंगे, d स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे माइनस 1, तो रखो। देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, x cos x डिवाइड बाई 2 माइनस, यहाँ पे d प्लस 1 है, ये माइनस 1 और ये माइनस 1, माइनस 1 और माइनस 1 डायरेक्टली मैं माइनस 2 रख सकता हूँ ना यहाँ पे, तो रखो। देखें ये मैंने क्या किया, डायरेक्ट माइनस 2 रख दिया, और ये cos x, अब देखो ये इसके बाद में क्या आएगा, देखें अगली स्टेप में x cos x डिवाइड बाई 2 माइनस 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 प्लस 1/2, ऐसे यहाँ पे cos x का अवकलन होगा तो माइनस साइन x, प्लस 1 से cos x मल्टीप्लाई होगा तो cos x, अब 1/2 सारे में ही कॉमन है, उसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, नेक्स्ट स्टेप में 1/2 बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे x cos x, ये 1/2 कॉमन लिया, और यहाँ पे बचा x cos x माइनस साइन x प्लस cos x, यही बचा ना। इसे समीकरण नंबर 2 दे दो। अतः व्यापक हल y इक्वल टू क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई, यही होगा नहीं होगा, और सी एफ का मान समीकरण 1 से रखेंगे और पी आई का मान समीकरण 2 से रखेंगे। सी एफ से पी क्या है, सी एफ का मान समीकरण 1 से c1 प्लस c2 x, यही है, और e की घात x, यही था ना, देखना आप लोग, प्लस पी आई का मान 1/2 x cos x माइनस साइन x प्लस cos x, यही है, यही हमारा हल है।
जहां पे C1 C2 क्या है, स्वैच अचर है, ये भी लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 18 है इस यूनिट की। हमें दिया है, ये तो हमारा FD है, D की घात 4 प्लस 2D स्क्वायर प्लस 1y ब्रैकेट बंद और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ये क्या है हमारा Q, ये क्या है हमारा FD, फंक्शन ऑफ t है। तो सबसे पहले हमें व्यापक हल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए वही एक्सिलरी इक्वेशन, एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे, दी गई अवकल समीकरण के संगत एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन के लिए भाई डी की जगह हम क्या रखेंगे, m की घात 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ, और इसके m स्क्वायर प्लस 1 के क्या मूल होते हैं, प्लस माइनस आयोटा होते हैं ना। तो m बराबर क्या हुआ, प्लस माइनस आयोटा 2 बार, क्योंकि घात 2 लगी हुई है। अब यहाँ पे मूल कैसे है, मूलों की प्रकृति क्या है, यहाँ पे मूल क्या है, सम्मिश्र है एक तो, और दूसरा 2 या 2 से अधिक मूल भी, 2 मूल समान है, सम्मिश्र तथा समान है। और सम्मिश्र और समान हो तो उसमें कैसे लिखते थे, वही यदि 2 मूल ऐसे समान होते थे, अल्फा प्लस आयोटा बीटा 2 बार, ऐसे 2 मूल, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 मूल हुए, तो उन्हें कैसे लिखते थे हम, e की घात अल्फा x ऐसे लिखते थे, फिर C1 प्लस C2 x और cos बीटा x प्लस C3 C4 x साइन बीटा x ऐसे लिखते थे ना। अब यहां पे देखो, इसकी कंपैरिजन इससे करेंगे तो अल्फा का मान क्या है हमारे पास, 0 है ना, और बीटा का मान क्या है 1। कंपैरिजन करके देखो तो अल्फा का मान 0 रखेंगे हमारे CF के लिए, यहां पे अल्फा का मान 0 रखेंगे, यानी e की घात 0 का मान 1, ये ऐसे कैसे, और cos बीटा 1 और साइन बीटा की जगह क्या आएगा 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ भी 1 आएगा। तो हमारा CF क्या होगा, ये होगा या नहीं होगा, ये तो 1 हो गया, तो हमारा CF होगा C1 प्लस C2x, बीटा की जगह 1 तो cos x, C3 प्लस C4x, बीटा की जगह 1 तो क्या आएगा साइन x, ये आएगा। इसे समीकरण नंबर 1 दे दो। अब क्या निकालेंगे, ये तो CF हो गया, अब क्या निकालना है हमें, PI। देखिए निकालो PI, वही 1 अपॉन FD, और यहाँ पे Q, FD की जगह क्या है, वही D की घात 4 प्लस
2d² प्लस 1 और यहाँ पे वही x² cos x। तो इसे दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हम। एक मेथड तो था हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, यही पढ़ा था ना, 1/fd और x मल्टीप्लाई विद v। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, x माइनस f डैश d डिवाइड बाई एफ डी 1/fd और v ऐसे ही। अब थोड़ी सी देर रुक जाइए। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, d की घात 4 प्लस 2d² प्लस 1 को ऐसा d² प्लस 1, कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसे ओपन करेंगे तो यही आएगा सेम। इसलिए मैंने ये समझने के लिए डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि हम आसानी से सॉल्व कर सकें। और देखो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, क्या पढ़ा है, कि e की घात आयोटा x इक्वल टू क्या होता है, cos x प्लस आयोटा साइन x होता है, नहीं होता, ऐसा होता है ना। अगर ऐसा होता है तो ये इसमें वास्तविक भाग कौन सा है, ये वाला वास्तविक भाग हुआ नहीं हुआ, और काल्पनिक भाग ये हुआ नहीं हुआ। तो मैं e की घात ax का क्या ले रहा हूं, वास्तविक भाग है ना यहाँ पे, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं ना डायरेक्टली, x² e की घात आयोटा x का वास्तविक भाग। अब देखो यहां पे e की घात आयोटा x को मैं उस तरफ ले जाता हूं, इसे इस तरफ निकालेंगे तो d की जगह पे क्या आ जाएगा, d को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, d प्लस आयोटा से। यहां पे करके देखो, देखें ये e की घात आयोटा x यहां आ गया, 1/d की जगह d प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 1, और ये x², इसका हमें क्या लेना है, वही वास्तविक भाग। यहाँ पे ये क्या हुआ, d² प्लस 2 आयोटा d, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है ना, और ये +1 का होल स्क्वायर, ऐसा ही है, ये कैंसिल हो गया, और ये x², देखो अब क्या बचा यहाँ पे, d² प्लस 2 आयोटा d बचा ना। मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूं, मैं 2 आयोटा d बाहर लूं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये x² टू आयोटा डी को बाहर लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आयोटा, वो पहले तो e की घात x, e की घात आयोटा x मल्टीप्लाई विथ 1/,
2 आयोटा डी का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस ये था डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आयोटा डी हुआ नहीं हुआ का होल स्क्वायर, ऐसा ही है ना। और यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर था या नहीं था, यही था, का वास्तविक भाग। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो माइनस ये आया -4, और डी स्क्वायर हुआ नहीं हुआ, इसे सोल्व करेंगे तो उसके बाद में यहाँ डी से डी कट हो गया। आयोटा देखो यहाँ पे ये है, इसे मैं सोल्व करता हूँ, इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं डायरेक्टली, डी से तो डी कट हो गया, ऊपर नीचे में अगर आयोटा मल्टीप्लाई करता हूँ ऐसे, तो नीचे क्या हुआ, आयोटा स्क्वायर हुआ नहीं हुआ, तो क्या हुआ ये माइनस डी आयोटा डी माइनस आयोटा डी बाई 2, इसकी जगह में डायरेक्टली ये रख सकता हूँ ना, रखो देखिए यहाँ पे 1 माइनस आयोटा डी बाई 2 का स्क्वायर, और ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर। अब इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे प्लस में घात है, ऊपर ले जाते हैं किस में हो जाएगी, माइनस में। देखिए ले जाओ ऊपर, ये 1 माइनस आयोटा डी बाई 2 की घात -2, और ये एक्स स्क्वायर का वास्तविक भाग। अब इसे प्रसार करो द्विपद पर में से, देखिए प्रसार करो क्या आता है ये, तो हमने इसका एक्सपांड किया, तो एक्सपांड ये होगा, और भी प्रसार होते जाता है, बहुत बड़ा होता है इसका प्रसार, लेकिन हमें डी स्क्वायर तक लिखेंगे। जैसे ही इसके बाद में डी की घात ज़्यादा हो जाएगी, 3 होगी, तो एक्स स्क्वायर का तो वैसे ही 0 हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्स्टेंट आएगा, इसलिए आगे वाली घात हम नहीं लिख रहे, और इसका वास्तविक भाग। यहाँ पे स्टार्टिंग में वही e की घात आयोटा एक्स डिवाइड बाई -4 डी स्क्वायर। नेक्स्ट देखो एक्स स्क्वायर को अंदर भेजेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ 2 से 2 कट हो गया, एक बार एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, ये एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा 2x, ये एक्स स्क्वायर का अवकलन हुआ, 2 बार अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष 2 बार अवकलन करने पे सिर्फ 2 आएगा कांस्टेंट, पहली बार तो 2x, फिर इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, तो ये -3/4 मल्टीप्लाई विद 2, 2 से 4 कितने टाइम, 2 टाइम्स कट हो गया, का वास्तविक भाग। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं इसकी एक और,
अब देखो डी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, सभी का 2 बार समाकलन। एक बार समाकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, मैं एक एक बार समाकलन करके दिखाता हूँ सभी को। ये मैंने एक बार डी लिया और एक 1/d का समाकलन किया तो क्या हुआ, x की घात 3/3, यहाँ पे आयोटा प्लस x का क्या हुआ x²/2, तो 2 से 2 कट हो गया, x² बचेगा और यहाँ पे 3/2x हो गया। एक बार और समाकलन करो इसके, देखें यहाँ पे क्या है, x की घात 3 का समाकलन करेंगे तो x की घात 4 डिवाइड बाई 4, और 4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 12। यहाँ पे x की घात 3/3, यहाँ पे 3x² डिवाइड बाई 4, ये होगा नहीं होगा, अब देखो e की घात आयोटा x, इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं ना, ये आयोटा है, माइनस cos x प्लस आयोटा sin x डिवाइड बाई 4। ये देखो इसमें वास्तविक को एक तरफ ले लेते हैं और काल्पनिक को एक तरफ ले लेते हैं। अब इसका वास्तविक भाग क्या आएगा, cos x/4 को सिर्फ वास्तविक को वास्तविक से और काल्पनिक से काल्पनिक को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वास्तविक भाग आएगा, और बाकी सब पार्ट में वास्तविक को जब काल्पनिक से करेंगे तो भी काल्पनिक आएगा, और काल्पनिक को वास्तविक से करेंगे तो भी काल्पनिक आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले वास्तविक को वास्तविक से, जब हम ये इसके वास्तविक भाग को वास्तविक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और ये काल्पनिक को जब काल्पनिक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस cos x माइनस 1/4 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x की घात 4 48 हो गया, माइनस 1/4 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3x² डिवाइड बाई 16, और cos x ऐसे के ऐसे ही, ये क्या था x की घात 3 डिवाइड बाई 12, इसे हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। व्यापक हल क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, व्यापक हल बोलते हैं, और जनरल सॉल्यूशन बराबर क्या होता है CF, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस PI विशेष समाकल, दोनों को जोड़ने पर क्या आता है, व्यापक हल आता है। और CF का मान हम समीकरण नंबर 1 से, इस अवकल समीकरण के लिए CF का मान क्या आया था, इसके लिए CF का मान आया था C1 प्लस C2x ब्रैकेट बंद cos x प्लस C3 प्लस C4x sin x, ये तो क्या आया था, CF का मान आया था ये वाला, और ये हमने कहाँ से रखा, समीकरण 1 से रखा ना, और ये यहाँ से यहाँ तक ये PI का मान किससे रखा हमने, समीकरण 2 से, अभी जस्ट निकाला था लास्ट स्लाइड में, जहाँ C1 C2 C3 C4 क्या है,
स्वेच्छ अचर है। और यही हमारा क्या है, व्यापक हल है। आज के लिए यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।